हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं एटॉमिक फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4। कौन सा लेक्चर? लेक्चर नंबर 4। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। जो एटॉमिक फिजिक्स पढ़ना चाह रहा है, एटॉमिक फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखना चाह रहा है, तो उससे रिलेटेड अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो आज एटॉमिक फिजिक्स का कौन सा टॉपिक अपन देखने वाले हैं? फाइनाइट मास स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये आपका लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 तक अपन ने बोर्स मॉडल, समरफील्ड मॉडल, इसके बारे में स्टडी की थी। उससे रिलेटेड अपन ने बात की थी कि आपके पास इंट्रोडक्शन बात किया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे कि आपके पास फाइनाइट मास स्ट्रक्चर कैसे होगा और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात किस तरीके से यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियो को शांतिपूर्वक कंप्लीट देखिएगा। ठीक है। तो देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं अपन। फाइनाइट मास की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले फाइनाइट मास स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी वो पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले फाइनाइट मास स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी? फाइनाइट मास स्ट्रक्चर। ठीक है। तो फाइनाइट मास स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा कि आपके पास एक एक आपके पास ये न्यूक्लियस है। ठीक है। और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर ऑर्बिटल जो ऑर्बिट में आपके पास मूव कर रहा है इस तरीके से। ठीक है। मूव कर रहा है। तो आपके पास अपन ने बोला था कि आपके पास जो इसके अंदर इंक्लूड कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। जो आपके पास न्यूक्लियस में होते हैं, उसमें से आपके पास प्रोटॉन का मास क्या होता है? प्रोटॉन का मास होता है mp इक्वल टू 1836 me। ये आपके पास होता है। ठीक है। तो ये आपके पास होता है। तो अब ये तो आपके पास रेस्ट पे रहता है। ये आपके पास क्या रहता है डियर स्टूडेंट? रेस्ट पे रहता है। और ये मूव करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है। ये रेस्ट पे रहता है। अब फाइनाइट मास ले लिया जाए, कंप्लीट अपन फाइनाइट मास कंसिडर कर लेते हैं। तो दोनों दोनों की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करने के लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे, तो दोनों की मोशन कंसीडर करेंगे, इसकी भी मोशन और इसकी भी मोशन। तो इसके फलस्वरूप आपके पास क्या होगा कि आपके पास रीडबर्ग कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो एक बार कंप्लीटली अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है। कंप्लीटली एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखिएगा, मैं लिख देता हूँ कंप्लीटली। तो लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, वी कैन से, या वी वी कैन डिस्क्राइब वी कैन डिस्क्राइब एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। वी कैन डिस्क्राइब एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, because because nucleus nucleus is very heavy very heavy. Then we know that we know that we know that we know that mp equal to 1836 me. Then we can consider we can consider क्या कंसिडर करेंगे? वी कैन कंसिडर nucleus has
nucleus has finite mass, finite mass distribution, finite mass distribution, finite mass, फाइनाइट मास डिस्ट्रीब्यूशन, देखिएगा फाइनाइट मास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इसके लिए, फाइनाइट मास डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनाइट मास डिस्ट्रीब्यूशन ओवर फाइनाइट मास डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनाइट मास डिस्ट्रीब्यूशन ओवर फाइनाइट वॉल्यूम, ओवर फाइनाइट वॉल्यूम, देन atomic structure can be described by, then atomic structure can be described by motion of electron and nucleus. But here two particle system कौन कौन से, एक तो न्यूक्लियस हो गया और एक आपके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर अपन रेस्ट पे रहता है, पहले कंसिडर किया था रेस्ट पे रहता है, वो आपके पास रेस्ट पे रहता है और मूव इलेक्ट्रॉन करता है। उसके बाद में अपन ने फिर से कंसिडर किया कि आपके पास फाइनाइट मास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, फाइनाइट वॉल्यूम ओवर द फाइनाइट वॉल्यूम पे आपके पास क्या हो जाए, ओवर द फाइनाइट वॉल्यूम, ओवर द फाइनाइट वॉल्यूम पे आपके पास क्या हो जाए, फाइनाइट मास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए अपन क्या करेंगे, कौन सी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की जो मोशन है उससे अपन डिस्क्राइब कर लेंगे। बट हेयर टू पार्टिकल सिस्टम, कौन से टू पार्टिकल सिस्टम, इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस किससे बना होता है, न्यूक्लियस आपके पास न्यूक्लियन से बना होता है, ये मैंने पहले भी चर्चा की है, न्यूक्लियन से बना होता है। न्यूक्लियस आपके पास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से बना होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से आपके पास बना होता है, ठीक है। तो ये पूरी बातें मैंने डिस्क्राइब किया, टू पार्टिकल सिस्टम हो गया। सो श्रोडिंगर इक्वेशन apply only single particle system, then we can use here Schrödinger equation by using reduced mass, because two particle system two body problem, because ऐसा लिख सकते हो, because two body problem convert into one body problem by using reduced mass concept, reduced mass problem, reduced mass ऐसा लिख दीजिएगा प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपके पास हो गया कंप्लीट, लिख दीजिएगा, इसको लिख दीजिए। ये मैंने सारी बातें पहले भी डिस्कस की है, दोबारा से डिस्कस कर लिया। अब फाइनाइट मास स्ट्रक्चर में डिस्कस करने वाला था टॉपिक, तो उससे रिलेटेड मैंने सारी बातें यहाँ पर डिस्कस कर ली है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वी कैन डिस्क्राइब एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बिकॉज, क्योंकि न्यूक्लियस इज ए वेरी हैवी, देन वी नो दैट, ये अपन को पता है। देन आपके पास क्या होगा, वी कैन कंसिडर न्यूक्लियस हैज़ finite mass
over the finite volume, then atomic structure can be described by motion of electron and nucleus. But here this two particle system, so Schrodinger equation apply single particle system, तो we can use here Schrodinger equation, तो अपन को यूज करना पड़ेगा। तो टू पार्टिकल सिस्टम को अपन को वन पार्टिकल या वन बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। टू बॉडी सिस्टम को अपन को किस में कन्वर्ट करना है, वन बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए अपन कौन सा यूज लेंगे, अपन रेड्यूस मास का यहाँ पर यूज लेने वाले हैं, रेड्यूस मास के कंसेप्ट का यहाँ पर अपन यूज लेने वाले हैं। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कंप्लीट, ठीक है, नोट कीजिए। फिर अपन अप्लाई करते हैं इस कंसेप्ट को, रेड्यूस मास कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। लिख दीजिएगा। इसके बाद में रेड्यूस मास प्रॉब्लम, ऐसा ही लिख दीजिए, प्रॉब्लम या सिस्टम, प्रॉब्लम या सिस्टम, इसकी जगह कोई भी वर्ड आप यूज ले सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अपन सीखते हैं सारी चीज़ें। देखिए अब अपन सारी चीज़ें इन द डेप्थ सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सारी चीज़ इन द डेप्थ अपन सीखने की बिल्कुल कोशिश करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिएगा सारी बातें सीखेंगे और इन द डेप्थ अपन सीखने की पूरी कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखते जाइएगा। ठीक है, तो देखते जाइएगा कंसेप्ट को, रेड्यूस मास कंसेप्ट, रेड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो आपके पास अगर ये रीडबर्ग कांस्टेंट है, या फिर अपन इसको क्या मान सकते हैं, रीडबर्ग कांस्टेंट मान सकते हैं, या फिर इसको रेड्यूस मास के लिए अपन रेडियस आर मान सकते हैं। तो अगर इनफाइनाइट हो तो उसके लिए अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एक मास के होगा। अगर फाइनाइट हो तो आपके पास रेड्यूस मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर रेड्यूस मास का कंसेप्ट यूज ले रहे हो, स्मॉल एम कैपिटल एम इलेक्ट्रॉन का, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास, ये आपके पास न्यूक्लियस का मास, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, ये आपके पास हो गया। अगर इसको इनफाइनाइट लिखते हो तो के मल्टीप्लाई एम लिख सकते हो, इसको फाइनाइट लिखते हो तो आपके पास के मल्टीप्लाई क्या ले सकते हो, स्मॉल एम कैपिटल एम और स्मॉल एम कैपिटल एम, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, तो दोनों का डिवाइड कर दो, इनफाइनाइट और स्मॉल एम, तो ये आपके पास एम और क्या हो जाएगा, एम कैपिटल एम, और ये टर्म ऊपर चली जाएगी, एम प्लस कैपिटल एम। तो इस एम से इस एम को कैंसिल किया तो ये आपके पास इनफाइनाइट और एम, तो ये आपके पास क्या बनेगा, एम प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, तो देखो इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ से देखो तो इसको डिवाइड करेंगे, आर इनफाइनाइट और आर एम, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1 प्लस स्मॉल एम और कैपिटल एम, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को अपन यहाँ पर यूज़ ले रहे हैं, तो देखोगे तो आपके पास आर इनफाइनाइट और आर एम, ये आपके पास क्या बनेगा, 1 प्लस स्मॉल एम और एम, ठीक है। इस टर्म को इस नीचे भेज दो, तो आर इनफाइनाइट और 1 अपॉन स्मॉल एम और एम इक्वल टू आर एम। जो मास फाइनाइट होगा वो इस वे में निकाला जाएगा। ये आपके पास आर क्या हो जाएगा, रीडबर्ग कांस्टेंट इनफाइनाइट के लिए, और ये आपके पास रीडबर्ग कांस्टेंट फाइनाइट के लिए, जो कि आपके पास मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चेक कीजिएगा रीडबर्ग के कंसेप्ट में, रीडबर्ग का कंसेप्ट लेक्चर नंबर 3 में सिखाया है मैंने, उसमें चेक कीजिएगा कि आपके पास जो रीडबर्ग कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम के है। तो उसमें आपके पास अगर फाइनाइट मास
स्ट्रक्चर है तो वो आपके पास इनफाइनाइट मास स्ट्रक्चर 1 प्लस स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम का डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास रीडबर्ग कांस्टेंट आता है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3, यही आपके पास कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस मास है एंड कंसेप्ट ऑफ फाइनाइट मास स्ट्रक्चर से अपन डिनोट करते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम को अगर डिस्क्राइब करें अपन, अब देखिएगा कंसेप्ट को सीखने की बिल्कुल कोशिश कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल ही अपने पास कोशिश करनी है। अब कंसेप्ट आता है आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट का, ठीक है, ऑर्बिटल, ये आपके पास कंसेप्ट आता है अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट का, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट का कंसेप्ट आता है। तो देखिएगा किस तरीके से इसको सीखते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट का कंसेप्ट आता है, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट का कंसेप्ट आता है। तो देखिएगा अगर आपके पास इस तरीके से ये देखिएगा करंट आई इसमें फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रॉन इस वे दूसरी डायरेक्शन में मूव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होती है। अब देखिएगा अब ये बाहर की तरफ होगा, करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को ले लीजिए, करंट की डायरेक्शन में क्या ले लीजिए, अपनी फिंगर्स को ले लीजिए, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में ले लीजिए तो ये आपके पास थंब होगा वो बाहर की तरफ शो हो रहा है, बाहर की तरफ शो हो रहा है, यानी आपके पास जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ शो हो रहा है। तो अगर इस बोर्ड पे शो करेंगे तो ये ऊपर की तरफ शो करेंगे, म्यू एल वेक्टर, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम इसके जो आपके पास मोमेंट होता है इससे जस्ट अपोजिट होता है, एल वेक्टर, ठीक है। तो ये आपके पास एंगुलर की कहानी को अगर समझे, एंगुलर मोमेंटम की कहानी को समझे तो ये आपके पास ये जस्ट एक्शन ऑफ फोर्स होता है। एंगुलर का मतलब एक्शन ऑफ फोर्स बोले तो ये आपके पास क्या होगा, टॉर्क होगा। ये आपके पास एक्शन ऑफ फोर्स बोले टॉर्क होगा, या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स बोल दें, इससे बढ़िया शब्द आपके पास निकल के आएगा मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क होगा। अगर मैं कोई भी बॉडी है, ये आपके पास मास m का ब्लॉक है, ठीक है, इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ F, तो F बराबर m ही हो गया। अगर मोमेंट निकालना है, इसको घुमाना है, घुमाने के लिए अपन टॉर्क का यूज लेंगे, अगर मोमेंट की बात करूं तो मोमेंट आपके पास p वेक्टर इक्वल टू mv वेक्टर होता है, ठीक है। ये आपके पास मोमेंटम होता है, ये लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं इसको। अब इसको एक्शन ऑफ फोर्स बोल दीजिए, एक्शन ऑफ मोमेंटम बोल दीजिए। जब आपके पास एक्शन ऑफ मोमेंटम बोलोगे, एक्शन या मोमेंट ऑफ मोमेंटम बोलोगे, उस कंडीशन में ये आपके पास क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। उस कंडीशन में ये आपके पास क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। उस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंसिडर कर लिया जाएगा। उस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। यानी अगर आपके पास v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखते हो तो वहाँ पर लिखने के लिए ओमेगा स्क्वायर फाइनल, ओमेगा स्क्वायर इनिशियल प्लस 2 अल्फा और इसको थीटा लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट को। यह आपके पास न्यूटन की इक्वेशन है किसमें, एंगुलर फिजिक्स में, और ये आपके पास लीनियर फिजिक्स में
या बोल सकते हो लीनियर वन डायमेंशन में, और ये आपके पास एंगुलर या फिर रोटेशनल फिजिक्स में ये आपके पास न्यूटन की इक्वेशन होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये फ़र्क होता है। तो आपके पास जैसे ही मोमेंट बोल दिया जाए या एंगुलर मोमेंटम बोल दिया जाए तो उसको बोलोगे मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर टॉर्क की बात कर लूँ मैं थोड़ी सी, उसके अकॉर्डिंग अपन मैं मोमेंट की बात करूँगा। ठीक है, तो जो मीनिंग है मोमेंट का वो समझ में आना ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर कंसेप्ट का यूज़ लिया है, सारे कंसेप्ट का यहाँ पर यूज़ लिया है। मीनिंग समझ में आना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिएगा, अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट बात अपन करते हैं, शाही पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिएगा शाही अपन भर रहे हैं, उसके बाद में मैं बात करूँगा इससे रिलेटेड। ठीक है, थोड़ी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, इस कंसेप्ट में पकड़ होनी ज़रूरी है, इस कंसेप्ट में डियर स्टूडेंट पकड़ होनी ज़रूरी है आपको। ठीक है, पकड़ ही आपको आगे तक ले जाएगी इसमें। ठीक है, तो देखिएगा, क्योंकि अपन को मोमेंट और मोमेंटम में अंतर समझना है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिएगा, अब ये बात हो गई है अपने पास, ये एल वेक्टर हो गया है और ये आपके पास आर रेडियस हो गया है यहाँ से। ठीक है, स्मॉल आर रेडियस। अब लिखिएगा इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीट बातें एक्सप्लेन करी मैंने। आपके पास जैसे ही आपके पास जैसे मैंने इस पर फोर्स लगाना है तो मैं इसको, अगर मुझे एक एक्सिस पे ये उसे मैंने पाइवोटेड किया है, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये रोटेट होगा, इस तरीके से ये रोटेट होगा। रोटेट होने का मतलब यहाँ पर एंगुलर बातें आएंगी, यानी टॉर्क आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपके पास एल वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, एम वी आर होता है, एम वी आर वैक्टर। ठीक है, ये होता है, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है एंगुलर मोमेंटम। ये आपके पास क्या होता है डियर स्टूडेंट, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्ड अराउंड ऑर्बिट revolve around nucleus, revolved electron revolved around nucleus। ठीक है, with radius r and then current is flow in circular wire like, ये करंट फ्लो हो रहा है ना, इसमें उसकी बात कर रहा हूँ। लाइक क्या होगा, करंट कैरिंग वायर, दैट इज लाइक करंट कैरिंग वायर, दैट इज लाइक करंट कैरिंग वायर। ठीक है, ये आपके पास करंट कैरिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब देखो, करंट कैरिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, तो मैं करंट को लिखना चाहूँ तो करंट क्या होगा आपके पास, I इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन है, माइनस का साइन लगा दिया, चार्ज माइनस होगा, ये T हो गया। अब T की वैल्यू निकालूँ तो T कितना होता है, T वेलोसिटी आवर, T को क्या लिखेंगे अपन, T को लिखेंगे टाइम पीरियड को लिखेंगे, वैसे लिखते हैं V बराबर डिस्प्लेसमेंट D आवर T। अब T टाइम पीरियड को लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट आवर V, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये रोटेट हो रहा है, तो ये आपके पास रेडियस R है, तो सरकमफेरेंस कितना हो गया, 2πr अपॉन V। ये वैल्यू डाल दोगे यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 हो गई है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो I बराबर क्या हो जाएगा, -E आवर 2πr मल्टीप्लाई V, इक्वेशन नंबर 3।
ठीक है, इतना नोट कीजिएगा, ठीक है, इतना नोट कीजिएगा। और इसका एरिया 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर हो गया। अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट m बराबर, मैग्नेटिक मोमेंट m भी लिख सकते हैं, म्यू एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर म्यू एल लिख देते हैं, म्यू एल इक्वल टू आई ए। तो आपके पास आई की वैल्यू कितनी है, -EV/2 पाई आर। एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, πr²। तो म्यू एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -EV, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, /2। ये आपके पास आर, EV आर, एक आर बचा ऊपर, ठीक है, नीचे आर से आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक 2 बचा, ठीक है। ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 4th नंबर, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट से रिलेट करके चलेंगे, पहले इतना नोट कीजिए। इसको फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट से रिलेट करेंगे, पहले आप इतना नोट कीजिएगा, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट से, मोमेंटम से रिलेट करेंगे। तो देखिए मैं रिलेट ही कर देता हूँ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इससे रिलेट कर रहे हैं अपन। तो देखिएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से इसको रिलेट कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, L बराबर mvr, vr ले लीजिए यहाँ पर। तो L कितना हो जाएगा, L/m, L/m हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर ले लीजिए 5, ठीक है, ये आप इक्वेशन नंबर 5 ले लीजिएगा। अब यहाँ पर vr है, इसकी जगह फ्रॉम यहाँ लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, 4 एंड 5। तो 4 एंड 5 से क्या कंडीशन होगी आपके पास, म्यू एल आपके पास कितना हो जाएगा, म्यू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, -E/2, और वी आर की वैल्यू कितना है, L/m, ठीक है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू एल वैक्टर इक्वल टू -E/2m एल वैक्टर, ठीक है। यह आपके पास इक्वेशन नंबर 6 हो गई, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 हो गई, नोट कर लीजिएगा इसको। नोट कीजिए 6 नंबर इक्वेशन तक। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे, इतना नोट कर लिया हो तो ठीक है। तो देखिएगा, अब देखिएगा ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आई थी, ठीक है। अब अपन एक लाधे कांस्टेंट का यूज़ लेते हैं, लाधे कांस्टेंट,
ठीक है, या कोफिशिएंट जिसे बोलते हैं GL, ठीक है। ये आपके पास -G-E/m इसके साथ मल्टीप्लाई में ही आता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्यों नहीं लिखा वो भी बता देता हूँ। इसको लिखिएगा इक्वेशन नंबर 7। यहाँ पर GL की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए GS जिसे लिखते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। और GL की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट के लिए, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इतना नोट कीजिए, ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। ये आपके पास क्या आ चुकी है, इक्वेशन आ चुकी है, μL GL -EM L वेक्टर, ठीक है। अब देखिए GL की वैल्यू यहाँ लिख दीजिएगा, GL की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आगे देखिएगा, अब μL वेक्टर और L वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं, और ये आपके पास -E/2m, GL की वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है। तो ये आपके पास जायरोमेट्रिक रेशियो होगा, जायरोमैग्नेटिक रेशियो, ये आपके पास जायरोमैग्नेटिक रेशियो होगा, ठीक है। ये आपके पास जायरोमैग्नेटिक रेशियो होगा, ये आपके पास जायरोमैग्नेटिक रेशियो होगा, इक्वेशन नंबर 8। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये आपके पास क्या होगा, जो आपके पास एंगुलर मोमेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट अपॉन एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंटम का रेशियो, जो आपके पास -E/2m आ रहा है, जो कि आपके पास कांस्टेंट है, वो आपके पास जायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है। वो क्या होता है आपके पास, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये आपके पास जायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जायरोमैग्नेटिक रेशियो लिख दीजिएगा, द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम that is gyromagnetic ratio, gyromagnetic ratio, ठीक है। ये आपके पास जायरोमैग्नेटिक रेशियो होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे एच कट की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर एच कट की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिएगा एल वेक्टर, तो यहाँ पर मैंने ऊपर क्या किया है, मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा इसका -E/h और आवर आपके पास 2m/h, ठीक है। एल वेक्टर को इस तरफ भेज दीजिएगा, ठीक है। एल वेक्टर को इस तरफ भेज रहा हूँ मैं, तो देखिएगा किस तरीके से आपके पास प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी नेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, μL वेक्टर इक्वल टू -E/2m, ठीक है। और अपॉन में h आ जाएगा, ये एल वेक्टर आ जाएगा। ये आपके पास μB होता है, ये आपके पास क्या होता है, μB। इसको μB को एज ए कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ये एल वेक्टर हो जाता है, ये अपॉन h हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत बार यूज आती है इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। ये आपके पास क्वांटम मैकेनिकली बहुत यूज आती है इक्वेशन। इस माइनस को बाहर रहने दीजिए, ठीक है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। बोर मैग्नेट्रॉन, जिसे क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन, μB इक्वल टू E/2m। ये आपके पास क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन, मैग्नेटिज्म, बोर मैग्नेटिज्म,
ये आपके पास बोर मैग्नेटिज्म हो जाएगा, ई एच क्रॉस ओवर 2m, ठीक है, ई एच क्रॉस ओवर 2m, ई एच क्रॉस ओवर 2m, जिसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू बी की वैल्यू कितनी होती है, 9.24 इंटू 10⁻⁻24 जूल ओवर टेस्ला। नोट कर लीजिए, 27 है, 27 इंटू 10⁻⁻24 जूल ओवर टेस्ला, ठीक है, जूल ओवर टेस्ला। ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी, जिसे बोर मैग्नेटिज्म बोलते हैं, बोर मैग्नेटिज्म बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा, 9.27 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, ये आपके पास होगी। ये इक्वेशन क्वांटम मैकेनिकली बहुत यूज आती है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे अपन चलते हैं। देखिए आगे, अब देखिएगा आगे, आगे आपके पास म्यू एल वेक्टर इक्वल टू माइनस म्यू बी ओवर एच क्रॉस, ये आपके पास एल वेक्टर हो गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 9 बोला था। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिकली बात करें, क्वांटम मैकेनिकली तो देखिएगा, क्वांटम मैकेनिकली बात करें तो आपके पास क्या होगा, एल वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, रूट एल प्लस 1 एच क्रॉस, ठीक है। एल का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पर डालिएगा, तो म्यू एल वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, माइनस म्यू बी ओवर एच क्रॉस, और एल वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ एल प्लस 1 एच क्रॉस। ये आपके पास, हर एक को मैं इक्वेशन नंबर बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक इक्वेशन आपके पास इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से एटॉमिक फिजिक्स की स्टार्टिंग होती है, यही एटॉमिक फिजिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से आप एंट्री मारते हो एटॉमिक फिजिक्स में, यही है एटॉमिक फिजिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। वो तो सब बेसिक था, वो इतना सब पढ़ा था, वो सारा क्या था, बेसिक था। एच क्रॉस से एच क्रॉस काट दो भाई, ये रहा एच क्रॉस से एच क्रॉस, तो म्यू एल वेक्टर इक्वल टू माइनस म्यू बी और ये आपके पास रूट एल प्लस 1, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 12 बोल दो, 11 बोल दो, 11, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा माइनस म्यू बी रूट एल प्लस 1। एल क्या है, एल आपके पास बोलिए क्या है, एल बोलिए एजुमेंथल क्वांटम नंबर, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले भी लिखा है, और एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एल एजुमेंथल क्वांटम नंबर, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है डियर स्टूडेंट, फटाफट लिखिएगा इसको। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। 11 इक्वेशन तक नोट करो पहले आप। नेक्स्ट चलिएगा, अब जेड कंपोनेंट निकालते हैं। इसका क्या, जो आपके पास एंगुलर मोमेंट है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट है, उसका जेड कंपोनेंट निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं, जेड कंपोनेंट निकालते हैं। तो देखिएगा जेड कंपोनेंट इसका कैसे निकालेंगे अपन, तो देखिए इसका जेड कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, तो देखते जाइए इसका जेड कंपोनेंट कैसे निकालेंगे अपन। तो जेड कंपोनेंट निकालते हैं इसका, जेड कंपोनेंट। तो देखिए जेड कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, तो ये आपके पास म्यू एल वेक्टर हो जाएगा, ये आपके पास म्यू बी हो जाएगा और एच क्रॉस हो जाएगा, एल वेक्टर की जगह जेड वेक्टर लगा दो, ठीक है। म्यू एल वेक्टर हो जाएगा, माइनस म्यू बी हो जाएगा और एच क्रॉस हो जाएगा,
ठीक है। और इसको क्या लिखते हैं, जेड वेक्टर को एम एच क्रॉस, जेड वेक्टर को क्या लिखते हैं, एम एच क्रॉस। ये आपके पास होता है एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। ये आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। एच से एच कैंसिल हुआ तो म्यू एल आपके पास जेड कंपोनेंट की बात की जा रही है, ये आपके पास जेड कंपोनेंट है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस म्यू बी एम स्मॉल एम, ठीक है। माइनस म्यू बी स्मॉल एम, माइनस म्यू बी, माइनस म्यू बी माइनस माइनस म्यू बी एम स्मॉल एम। और एल की, एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू आपके पास होगी एल से माइनस एल के बीच में होगी, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, माइनस एल से एम के बीच में होगी, माइनस एम म्यू बी, ठीक है। ये आपके पास जेड कंपोनेंट हो जाएगा। नोट कीजिए इसको। अब डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और आगे, क्योंकि इसको स्मॉल स्मॉल वीडियो में बनाना क्योंकि ज़रूरत है, क्योंकि इसको बड़ी वीडियो कर दिया तो एटॉमिक फिजिक्स भी बोरिंग लगने लगेगी। तो स्मॉल वीडियो, जैसे 41 मिनट अब हुआ है, 42 मिनट्स का हुआ है वीडियो, तो इस तरीके से आगे भी इतने इतने मिनट की वीडियो, स्मॉल स्मॉल वीडियो बना लेंगे जिससे आप देख सकते हैं। तो हो सकता है आपके पास लेक्चर 20 से 25 लेक्चर हो जाएं, तो आप आराम से इसको कवर कर लोगे, ठीक है। तो मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इससे रिलेटेड, वो नेक्स्ट टॉपिक मैं बता देता हूँ। सबसे पहले लमार फ्रिक्वेंसी, इससे रिलेटेड अपन लमार फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे। नेक्स्ट स्पेस क्वांटाइजेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट अपन किसकी बात करने वाले हैं, स्टर्न गल्फर्ट एक्सपेरिमेंट की बात करने वाले हैं। उसके बाद में अपन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के लिए फाइन स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपके पास आगे अपना टॉपिक चलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ तक आपके पास ग्रॉस स्ट्रक्चर का काम हो चुका है। ग्रॉस स्ट्रक्चर अपन ने कम्प्लीटली स्टडी कर ली है। 2 लेक्चर में ग्रॉस स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तीसरे नंबर लेक्चर में, 4th नंबर लेक्चर में। तो इस वीडियोज़ में जो एटॉमिक फिजिक्स की वीडियो बन रही है, इसमें बहुत मेहनत लग रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट। थैंक यू।